हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 11th क्लास में सब्जेक्ट बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाने हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में कि जीव विज्ञान क्या है। तो इसके इंट्रोडक्शन में अपन बात करते हैं, ये जो शब्द है जीव विज्ञान, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। द टर्म बायोलॉजी इज कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड, बायोस एंड लोगोस। ये दो ग्रीक शब्द हैं, बायोस और दूसरा है लोगोस, बायोलॉजी, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीनिंग लाइफ यानी कि जीवन, एंड लोगोस टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। तो ये जो बायोलॉजी शब्द है वो जीवन का अध्ययन करना से मिलकर के बना है। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो सजीव होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीवों का अध्ययन करना विज्ञान की यह शाखा होती है। द टर्म बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी जो शब्द है सबसे पहले सन 1802 में लामार्क और ट्रेविलियनस नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। टर्म बायोलॉजी is first of all given by Lamarck and Treviranus in 1802। 1802 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके सबसे पहले जो बायोलॉजी शब्द है जो दिया था। बायोलॉजी की दो मेन ब्रांच होती है, इसकी दो मुख्य शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की बॉटनी, इसको अपन बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ प्लांट्स। सेकंड ब्रांच है जूलॉजी, प्राणी विज्ञान। विज्ञान की इस शाखा, विज्ञान की जो शाखा है प्राणी विज्ञान, नाम से पता चला प्राणी विज्ञान, इसके अंतर्गत प्राणियों का यानी कि जंतुओं का, जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी विच डील्स द एनिमल्स। बॉटनी एंड जूलॉजी, ये जो प्रमुख शाखाएं हैं अपनी जीव विज्ञान की। तो अपन ये जाने जूलॉजी का जो पितामह है, द फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, महान दार्शनिक रहे अरस्तु, और इनको जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। आल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, इनको जीव विज्ञान का भी पितामह बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड। एंड बॉटनी, इनके जो पीपल थे, शिष्य, अरस्तु के जो शिष्य थे थियोफ्रिस्टस, उन्होंने पादपों का अध्ययन किया था, तो वो आगे चल करके वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाए, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रिस्टस, पीपल ऑफ एरिस्टोटल। अगर हम जीव विज्ञान के इतिहास की बात करें तो जीव विज्ञान का इतिहास तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व समुद्र के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया के ऊपर अवसादी धारदार यानी बहुत तीखी धारदार अवसादी चट्टानों की परत के ऊपर परत के ऊपर जमा होती रही। तो उनके जीवाश्मों के अध्ययन से पता चला है कि उनके नीचे क्या थे, साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल होते। तो सबसे पहला एक कोशिकीय शैवाल जिसको काई के नाम से जाना जाता है, वो पनपे हुए थे। तो जीव विज्ञान के तहत बहुत पुराना है, लेकिन जब से 10 लाख साल पहले जब हम जैसे मनुष्य इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, फिर उसका धीरे धीरे विकास हुआ, तो उसने इसकी स्टडी पहली बार की थी। तो ये तो एक जनरल हिस्ट्री के बारे में आपको बताया गया है। मेनली तो हम बात करेंगे कि जब जीव विज्ञान के अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन कर रहे हैं, तो सजीव क्या है। एक्चुअल में जो सजीव है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो निर्जीव है उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ऐसे कौन कौन से ऐसे करेक्टर हैं, लक्षण जो केवल सजीवों में ही पाए जाते हैं, निर्जीवों में नहीं पाए जाते, तो उन्हीं की हम यहाँ पर ब्रीफ रीडिंग करेंगे। सजीवता के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीवों के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं, तो उनको मैं यहाँ पर 1 बाई 1 करके लिख देता हूँ, उसके बाद मैं पर डिटेल से उनके बारे में बताते चले जाएंगे। वृद्धि, गति, प्रजनन, पापचय, पोषण, उत्तेजनशीलता, कोशिकीय संरचना, आकार एवं आकृति, जीवन चक्र, समस्थापन, विभिन्नताएं, अनुकूलन, और लास्ट में आती है अपनी वृद्धि। तो ये लगभग बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन मेन अपने 16 पॉइंट है, तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि वास्तव में जो सजीवों में ये लक्षण पाए जाते हैं जो निर्जीवों में, नॉन लिविंग में जनरली दिखाई नहीं देते। तो इनको जाने 1 बाई 1। सबसे फर्स्ट पहला जो अपना पॉइंट है वृद्धि यानी कि ग्रोथ। सजीवों में जन्म से लेकर के एक निश्चित आयु तक उनमें वृद्धि करने का गुण पाया जाता है। वो अपने आकार में वृद्धि करते हैं, लंबाई में बढ़ते हैं, मोटाई में भी बढ़ते हैं। तो जो उनके शरीर के अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं जो हम लोग ग्रहण करते हैं, उन पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की वजह से कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है, और कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप क्या होती है, ग्रोथ यानी कि वृद्धि होती है। वृद्धि तो निर्जीवों में भी पाई जाती है। हम देखते हैं पहाड़ और पर्वत जो होते हैं निरंतर उनकी जो चोटियाँ ये भी बढ़ती चली जाती है, तो क्या वो सजीव होंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वृद्धि होती है वो आंतरिक कारकों के कारण होती है। और जो पहाड़ पर्वत वगैरह होते हैं इसमें अपने धूल मिट्टी पर्यावरण में जो भी कण वगैरह होते हैं उनका पिंड की जो राख वगैरह होती है निरंतर उसके ऊपर गिरते रहते हैं और वो जमा होते रहते हैं।
इस वजह से उनकी जो वृद्धि होती है वो बाह्य कारकों के द्वारा होती है, जबकि सजीवों में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक कारकों की वजह से होती है, इंटरनल फैक्टर की वजह से होती है। तो ये वृद्धि सजीवों का प्रमुख गुण हो गया। गति और गमन, इसमें मामूली सा अंतर है। गमन में तो क्या होता है, सजीवों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी स्थान परिवर्तन हो रहा है। जैसे इस प्रकार से स्थान परिवर्तन हुआ तो ये क्या हो गया, गमन। तो जंतु गति और गमन दोनों ही करते हैं, लेकिन जो पादप होते हैं वो गमन नहीं करते, कुछ एक कोशिकीय शैवालों को छोड़कर। पादपों में क्या होता है, जब हवा चलती है तो वो इधर उधर उनकी पत्तियां वगैरह शाखाएं मुड़ जाती है, झुक जाती हैं, तो वो अपने स्थान पर ही स्थानबद्ध होकर के बाएं दाएं हिलता डुलता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, गति। और गमन में हिलने डुलने के साथ स्थान परिवर्तन होता है, लेकिन गति में स्थान परिवर्तन नहीं होता, और गमन में स्थान परिवर्तन होता है। प्रजनन सभी सजीवों का एक अद्भुत गुण है, यानी सजीवों में एक प्राकृतिक अद्भुत क्षमता पाई जाती है। इस क्षमता की वजह से वे अपनी पीढ़ी को, अपनी संतानों को जन्म देते हैं और निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ती रहती है। तो जनन के बारे में 3 प्रकार का जनन होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जो पादप और जंतुओं सभी में देखने को मिलता है। तो प्राकृतिक अद्भुत क्षमता जिससे समस्त जीव अपनी संतानों को जन्म देते हैं, यह गुण उनका क्या कहलाता है, प्रजनन। उपापचय, उपापचय शरीर के अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं जिसमें टूट फूट और निर्माण दोनों का ही कार्य होता है। तो उपापचय में 2 प्रमुख भाग, एक तो होगा अपचय और एक हो गया उपचय। उपचय और अपचय। उपचय में क्या होता है, ये निर्माण की प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत जो छोटे छोटे अणु होते हैं, कंपोनेंट जो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं एज ए पोषण के फलस्वरूप, तो मिलकर के बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये क्रिया होती है उपचय। जैसे कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है, कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन का निर्माण होता है। और अपचय में क्या होता है कि जो बड़े अणु होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं, विखंडन की प्रक्रिया होती है, वो होता है अपचय। जैसे कि श्वसन में जो भोजन है ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में अणुओं में टूटता है, तो वो क्या हो गया, अपचय। इन दोनों शब्दों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है उपापचय। सभी सजीवों के शरीर में होने वाली जैविक क्रियाएं जिसमें निर्माण और अपघटन विघटन का निरंतर कार्य वो चलता ही रहता है। पोषण, सजीवों के लिए कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, हम जो भी कार्य करते हैं, कोई भी सजीव जो कार्य करता है तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा हमको मिलती है पोषण से। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समस्त सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन बनाते हैं। पादपों में भोजन बनाने का वो पाया जाता है और जंतुओं में भोजन ग्रहण करने की वो गुण होता है। उत्तेजनशीलता, बाह्य वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के प्रति जो अनुक्रिया हम व्यक्त करते हैं उसको उत्तेजनशीलता बोलते हैं। जैसे कि किसी को पिन चुबा दी तो ये पता चल गया भाई पिन चुबाई है, दर्द हो रहा है, तो उत्तेजन हो गया। अभी गर्मी पड़ रही है तो ये स्वेट पसीना आ रहा है, सर्दियों में सिकुड़ जाते हैं। तो ये जैसा भी आंतरिक और बाह्य वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के प्रति प्रत्येक सजीव अनुक्रिया व्यक्त करता है। तो ये जो गुण है सजीवों का लक्षण है वो क्या कहलाएगा, उत्तेजनशीलता। कोशिकीय संरचना, कोशिका सभी जानते हैं अच्छी तरह से, सजीवों की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। सजीवों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बना होता है। कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकीय अंग हैं वो समस्त क्रियाओं का आपस में सामंजस्य होता है और उससे चलकर के सारे सजीवों का जो भी है, चाहे एक कोशिकीय चाहे वो बहुकोशिकीय है, उनका शरीर का जो निर्माण है वो कोशिका के द्वारा होता है और उसकी कोशिकीय जो संरचना पर ही निर्भर करता है। आकार और आकृति, प्रत्येक जीव का एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आकृति होती है। कुछ समय के अनुसार ये बदलती जाती है, लेकिन एक निश्चित आयु के पश्चात आकृति
तो सुनिश्चित हो जाती है, आकार भी सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन पेड़ पौधों में हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक फिक्स आकार तो होता है, लेकिन वो निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, उनकी आकार आकृति परिवर्तित होती रहती है। लेकिन उच्च पादपों की बात करें तो उसमें भी ऐसा नहीं है। हर सजीव का एक निश्चित आकार होता है, वो अपनी आकृति को बनाए रखता है। जीवन चक्र, जो भी सजीव है जो जन्म लेता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है, आकार में बढ़ता है, प्रजनन करता है, संतानोत्पत्ति करता है, जीर्णावस्था यानी कि बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है, और अंत में पूरा जीवन बिताने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच की जितनी अवस्थाएं प्रत्येक सजीव व्यतीत करता है, पास करता है, वो जीवन चक्र कहलाता है। निर्जीवों की तरह से कोई मृत्यु वगैरह होती नहीं, क्योंकि जब उनका जन्म ही नहीं है तो मृत्यु नहीं, वो तो सब प्राकृतिक देन होती है। क्योंकि जीव विज्ञान जो है प्रकृति विज्ञान की एक शाखा मानी जाती है। समस्थापन, एडजस्टमेंट। समस्थापन में क्या होता है कि हम सजीव हैं, तो कोई भी सजीव जो जिस वातावरण में रह रहा होता है उस वातावरण के प्रति उसमें प्रतिरोध करने की क्षमता विकसित होती है, क्षमता पाई जाती है। क्योंकि अगर हम प्रतिरोध नहीं करेंगे तो हम अपने उस नए वातावरण में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हमने अपने आप को वहाँ वातावरण के अनुसार एडजस्ट कर लिया, उसका विरोध कर दिया, तो हम वहाँ लंबे समय तक अपने आप को जीवित रखने में सक्षम हो सकते हैं। विभिन्नताएं, जो हमारा कोशिका है, केंद्रक है, केंद्रक में प्रमुख डीएनए आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ है, यदि आनुवंशिक पदार्थ की संरचना में कोई भी परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन के कारण सजीवों की संरचना में भी परिवर्तन आ जाता है। उसको अपन बोलते विभिन्नताएं। विभिन्नताएं सजीवों का गुण होता है, इसी वजह से उनका जो भी है रंग रूप आकार व्यवहार सब परिवर्तित होते रहते हैं। अनुकूलन, सजीव जिस वातावरण में रह रहा होता है उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, यानी स्वयं को अपने आप को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। तो वो जो इसका जो करेक्टर है वो कहलाता है अपना अनुकूलन, एडेप्टेशन। और लास्ट में ये बता रहा है मृत्यु के बारे में। तो मृत्यु के बारे में हम जानते हैं, संपूर्ण जो जीवन चक्र की बात यदि करते हैं तो जीवन में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु असंभव भावी है, क्योंकि सभी को आनी होती है और ये आकर रहती है। तो मृत्यु का मतलब ये हुआ कि जीव जो है संतानोत्पत्ति करने के पश्चात जीर्णावस्था वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो कुछ प्रमुख जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, वो केवल सजीवों में पाए जाते हैं। ये कोई भी गुण निर्जीवों में देखने को हमको नहीं मिलता है। तो अभी ब्रीफ में ही आपको समझाया जा रहा है, बाकी ये सब चीज़ें आपको डिटेल से PDF में आपको भेजी जाएगी। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने मैसेज करते WhatsApp पे और वो पूछ लिया करें। आज के बारे में काफ़ी बेटा, थैंक्स।